जय महाकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज अपन शुरुआत करते हैं पॉलिटी की, मतलब संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। कि उससे पहले में अपन डे बाय डे, रोज की रोज पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे। सो उससे पहले अपन थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि संविधान से पहले पृष्ठभूमि क्या थी, कि मनुष्य क्या था, कहाँ से विकास हुआ। उसके बाद में अपन संवैधानिक विकास, संविधान की जो सबसे टफ टॉपिक है उससे ही शुरुआत करेंगे, संवैधानिक विकास से। और संवैधानिक विकास से होते हुए अपन पूरी पॉलिटी को लेकिन इतना बढ़ा दूंगा कि वन डे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और पॉलिटी का जो निचोड़ होता है ना पूरा, वो मैं आपके सामने पूरा पढ़ाऊंगा। तो लास्ट तक, अंतिम क्लास तक ये कंटिन्यू अपने 1 महीने तक क्लासेस चलेंगी। तो कंटिन्यू आप बने रहिए और देखते रहिए। कि अपन सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य की, कि मनुष्य की पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। मनुष्य की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। मनुष्य की उत्पत्ति किसके रूप में हुई? आदि मानव के रूप में। आज मैं बात करूं, आज से मानव की उत्पत्ति कितने साल वर्ष पहले हुई? कि 40 लाख साल पहले हुई। कितनी? 40 लाख साल पहले। किसके रूप में हुई? आदि मानव के रूप में। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति आदि मानव के रूप में हुई तो मानव क्या खाता था? मांस, कच्चा मांस। और किसकी तरह रहने लगता था? जानवर की तरह। जैसे आज जानवर क्या करते हैं? कच्चा मांस खाते हैं। तो वैसे आदि मानव में क्या खाता था? कच्चा मांस। फिर कच्चा मांस से उसने धीरे धीरे घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या किया? आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। तो आविष्कार में उन्हें धीरे धीरे खोजना, किसी चीज को खोजना स्टार्ट कर दिया। जिसकी क्यों? कि उसको जरूरत पड़ी। क्यों? पहले वो कच्चा मांस खा रहा था, तो उसने धीरे धीरे खोदने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसने क्या खोजा? आग का। उसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार क्यों हुआ? क्यों? पहले वो कच्चा मांस खाता था, तो अब क्या खाने लगा? पका हुआ मांस। पका हुआ मांस। पका हुआ मांस खाने के लिए क्या क्या किसका आविष्कार हुआ? आग का। फिर उसने दूसरा आविष्कार किया पहिए का। दूसरा आविष्कार किया पहिए का। और तीसरा आविष्कार किया उसने धातु का। धातु। धातु में मैं बात करूं, आदि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी? तो सबसे पहले तांबा, फिर उसने खोजा कांसा, और फिर उसने लास्ट में लोहा। क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा पूछ ले कि आदि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का आविष्कार किया? तो कौन सी धातु का आविष्कार किया? तांबा का। फिर उसने आविष्कार किया कि आग का भी हो गया। कि उसने आग का आविष्कार कैसे किया था? कि दो पत्थरों को रगड़ने के ऊपर जो चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी से उससे लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो उसी से धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार कर दिया। किन से? दो पत्थरों के रगड़ने से। आप भी दो पत्थर लेना और उनको रगड़ना काफी देर तक, उसमें भी चिंगारियां उठेंगी। तो ऐसे ही आग का आविष्कार हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे उसके करने के बाद उसने किसका आविष्कार किया? आग का होगा, पहिए का हो गया। फिर उसने धातुओं का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे किसका आविष्कार किया? धातु। धातु। धातुओं का आविष्कार में जैसे आविष्कार हुआ तो उसने क्या करना? खेती खेती करना स्टार्ट कर दिया मानव ने। जब उसके बाद संसाधन धीरे धीरे उपलब्ध होने लगे, वो आदि मानव था, कुछ तो करेगा। तो उसने धातु से किसका आविष्कार करना कर दिया? खेती का। तो खेती से क्या होने लगी? उसकी व्यवसाय। उसने धातु का आविष्कार होने के बाद उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? खेती। उसने खेती और प्लस व्यवसाय। व्यवसाय पहले क्या करता था? आदि मानव, उसको तो लत पड़ी हुई थी मांस खाने की। तो खेती होने पर भी वो आदि मानव क्या कर रहा था? मांस ही खा रहा था। पहले कच्चा खा रहा था, फिर आग का आविष्कार होने पर पका हुआ खाने लगा। तो जो खेती के साथ साथ जो अधिशेष होता था, मतलब अधिक सरप्लस, अधिक व्यय, क्या होता था? सरप्लस। अधिक उपज। सरप्लस को कहें अपन अधिक उपज। अधिक उपज होने लगी, मतलब उत्पादन अधिक होने लगा। और धीरे धीरे उत्पादन अधिक होने लगा।
तो उसने क्या करने लग दिया, जो उपज बढ़ती थी उससे धीरे 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 उसने स्थायी निवास करना स्टार्ट किया। यहाँ से दोबारा देखिए कि क्या किस किसका आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया पका हुआ मांस खाने के लिए, पहिए का, धातुओं का गया तांबा, कांसा और लोहा। फिर उसने धातु से उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया। खेती प्लस व्यवसाय होने लगा, खेती होने लगी तो अधिक उपज होने लगी, सरप्लस होने लगा तो आदि मानव था तो एक जगह ठहरने लगा। पहले तो घुमंतु था और एक जगह रुकने लगा। जब आदि मानव बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा की, संपत्ति की और वितरण की। जब अधिक जैसे वितरण की, कैसे वितरण की आवश्यकता पड़ी कि इनके आपस में लड़ाई न हो। वितरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपस में लड़ाई न हो, आपस में लड़ाई न हो, इस कारण अब इसने धीरे धीरे क्या हो गया, वितरण की आवश्यकता पड़ गई तो इसको चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी मतलब राज्य की, एक राज्य की जरूरत पड़ी। तो राज्य, जहां एक राज्य होगा तो राज्य की जरूरत पड़े तो राज्य में क्या क्या है, राज्य में भूमि है, राज्य में भूमि भी है और राज्य में क्या है, जनसंख्या भी है। अब एक जगह रुकने लगे तो जनसंख्या भी है, और फिर उस राज्य में जनसंख्या है तो अब गवर्नमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, सरकार की जरूरत भी पड़ेगी। मतलब कि लैंड, भूमि को क्या कहते हैं, लैंड, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, इनकी जरूरत पड़ी। अब धीरे धीरे इनकी जरूरत पड़ी, जब भूमि, जनसंख्या और सरकार को चलाने के लिए किसी चीज की जरूरत भी पड़ेगी, तो इनको चलाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ी। भाई इनको चलाने के लिए आवश्यक किसकी, दस्तावेजों की, आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ी। उसे क्या कहा गया, उन आवश्यक दस्तावेजों को क्या कहा गया, संविधान। आवश्यक दस्तावेजों को क्या कहा गया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आवश्यक दस्तावेजों को संविधान कहा गया। अब आता है आपको समझ में कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी। दोबारा से समझिए, भूमि पर सबसे पहले क्या, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड की बात करते हैं। सबसे पहले आदि मानव आया कब, आज से लगभग 40 लाख वर्ष पहले। किसके रूप में, आदि मानव के रूप में। और पृथ्वी पे आने के बाद क्या करने लगा, वो कच्चा मांस खाने लगा और जानवर की तरह रहता था। उसके बाद में उसने आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। आविष्कार किसका किया, आग का। सबसे पहले क्यों आग का आविष्कार क्यों किया, उसको क्यों, वो कच्चा मांस खा रहा था, उसको पका हुआ मांस खाने की जरूरत थी, तो उसने आग का आविष्कार किया। तो आग का आविष्कार किससे किया, पत्थरों को रगड़ने से। फिर उसने पहिए का आविष्कार किया धीरे धीरे। पहिए का आविष्कार करने के बाद उसने धातुओं का आविष्कार करना स्टार्ट किया। धातुओं में सबसे पहले उसने तांबा खोजा, फिर उसने कांसा, फिर उसने लोहा खोजा, फिर उसने धातु का निर्माण किया। जब धातु हो गई तो खेती करना स्टार्ट किया। कि जब खेती हो गई तो लत लगी हुई थी मांस खाने की, तो वो खेती से अनाज कहाँ खाए। अब खेती होने तो अधिक उपज होने लगी, सरप्लस होने लग गया तो स्थायी निवास, मतलब एक जगह रुकना स्टार्ट कर दिया। तब एक जगह रुकना स्टार्ट कर दिया तो उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ी। संपत्ति तो थी उसकी, और उसका वितरण, जब आपस में लड़ने लगे वितरण के लिए, संपत्ति अधिक हो गई तो उसके लिए उसने आपस में लड़ाई रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई, एक राज्य बनाया। और उसमें राज्य में क्या क्या था, भूमि, जनसंख्या और सरकार, ये तीनों रहना। अब तीनों रहने के लिए, उनको चलाने के लिए, जो उनका संचालन करने के लिए जो दस्तावेजों की जरूरत पड़ी, उसको क्या कहा गया, संविधान कहा गया। यहां तक आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आगे बात करते हैं संविधान की बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान किसे कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। किसी भी राज्य की नीति या शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को क्या कहेंगे, संविधान। संविधान की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, लिखो, किसी भी राज्य की
नीति, किसी भी राज्य की नीति या शासन को सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को क्या कहेंगे? संविधान। किसी भी राज्य की नीति या शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। संविधान में सबसे पहले बात करें निर्माण की, इसमें सबसे पहले आता है संवैधानिक विकास। संविधान का विकास कहां से? 1773 से 1950, मतलब आजादी तक। 1773 से 1950 तक हुआ। ये संवैधानिक विकास का टॉपिक अपन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और अपन पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, तो मैं इसको यहीं पढ़ा देता हूं डिटेल से। सबसे पहले अपन बेसिक से बात करते हैं कि इनमें संवैधानिक विकास में किन किन टॉपिकों की बात करेंगे, फिर एक एक टॉपिक की क्या डिटेल से बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है 1773 का एक्ट। उसके बाद में आता है 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1784 में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय प्रधानमंत्री कौन सा? विलियम पिट। पीएम कौन थे? विलियम पिट। के समय विलियम पिट इसका प्रधानमंत्री था, इसी कारण इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1784 के बाद में कौन सा एक्ट आया? 1700। फिर चार्टर एक्ट आ गया था। कब? चार्टर एक्ट का मतलब एक आएगा इसमें चार्टर एक्ट, मैं बता दूं पहले। एक तो इसमें चार्टर एक्ट का नाम आएगा और एक आएगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन। चार्टर एक्ट का मतलब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, EI से लिख दो शॉर्टकट में, ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर एक्ट का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत शासन अधिनियम का मतलब, एक्ट का मतलब था ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन, इस चीज को ध्यान रखना। जहां चार्टर एक्ट का है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, तो 1813 में सबसे पहले क्या आया? चार्टर एक्ट। कौन लेके आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद में चार्टर एक्ट दूसरा कब आया? 1833 में। 1833 में 1833 में आया जब कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद में 1853 में 1853 के बाद 1858, ये भी चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1853 के बाद 1858 का, यहां से बदल जाएगा। देखो क्यों? 1857 की क्रांति हो गई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन एक्ट, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, समझ जाओगे।
उसके बाद में 1858 के बाद में आता है 1861 का एक्ट। 1861 में क्या आया था, यहां लिख देता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं। 1858 में आया था, उसके बाद आया 1861 में भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था, विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। फिर 1861 के बाद में 1892 का एक्ट है, 1892 का एक्ट है। 1892 एक्ट में क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, भारत शासन अधिनियम में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही था, इसमें हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन। 1892 के बाद 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, जिसमें मार्ले भारत के सचिव बनते हैं और मिंटो वायसराय बनते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें इस मिंटो एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का निर्माण, इसमें अप्रत्यक्ष का, तो इसमें कौन सी प्रणाली थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब मुसलमान ही वोट लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट देंगे और वो ही जीतेंगे। उसके बाद आया था 1919 का एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट। नहीं 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसमें मोंटेग्यू क्या बना था, भारत का सचिव, और चेम्सफोर्ड बना था वायसराय। उसके बाद आया था 1919 के बाद 1935 का नियम, सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का अधिनियम था मिनी या लघु अधिनियम, मिनी या लघु अधिनियम। 1935 के बाद में 1947 स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। एक बार मेरे साथ दोबारा देखेंगे। संवैधानिक विकास की बात करें 1773 से 1950, सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट में प्रधानमंत्री था विलियम पिट। और फिर आया उसके बाद में 1813 में चार्टर एक्ट कौन सा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी और धीरे धीरे राजनीति करने लग जाएगी, उसको परमिशन मिली थी सिर्फ 15 साल की व्यापार करने की, लेकिन वो अपना हक जमाने के लिए धीरे धीरे राजनीति करना स्टार्ट कर देती है, तो वो धीरे धीरे अपने अधिनियम लाना स्टार्ट करती है। उस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम आ रहे थे उसे कहेंगे कौन से, चार्टर एक्ट। उसके बाद आया 1853 का चार्टर एक्ट, और इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें बंगाल का गवर्नर, 1853 का चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद आता है सबसे पहले 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद में आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम,
मतलब भारत का नाम दे दिया गया, लेकिन शासन तो अभी भी ब्रिटिश ही कर रहा है। उसके बाद आया 1861 में कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत शासन अधिनियम। उसमें क्या क्या लाया गया, विभागीय प्रणाली लाई गई। उसके बाद में बात करें 1892 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें आई अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मतलब किसी को भी कोई चुनाव के लिए लड़ाने के लिए कोई पक्षपात नहीं होगा। फिर उसके बाद में मिंटो साहब आए, मार्ले मिंटो, 1909 में उसने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ला दी। मतलब कि इसमें कहा गया कि मुसलमान ही तो चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। उसके बाद में है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद में आता है संविधान का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम, कौन सा, 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लघु या मिनी अधिनियम। फिर उसके बाद में 1947 में समतंत्रता अधिनियम हो गया। अब इनकी अपन डिटेल से एक बाय एक डिटेल से इनको पढ़ेंगे। ये थी अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि। इससे पहले मैं बता दूं, अपने संविधान में दो महत्वपूर्ण युद्ध और हुए। सबसे महत्वपूर्ण दो युद्ध और हुए जिनकी अपन अभी चर्चा करते हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इतिहास में दो महत्वपूर्ण युद्ध और हुए थे जिन्होंने सब कुछ पलट के रख दिया था। एक तो 23 जून 1957 का प्लासी का युद्ध, और दूसरा हुआ था 1764 का बक्सर का युद्ध। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, बंगाल वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें मेरे को बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने कौन कर रहा था, क्लाइव, नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। इसमें विजय किसकी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बंगाल हारा जाता है। उसके बाद में युद्ध होता है दूसरा 1774 का बक्सर का युद्ध। 1774 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इसमें कौन कौन लड़ता है, बंगाल के साथ में और अवध और मुगल, अवध और मुगल, और वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर के युद्ध में कौन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो इसमें भी क्या होता है, बंगाल, अवध और मुगल तीनों एक साथ हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो इन्होंने 1775 में एक संधि की। इन्होंने क्या की, संधि, जिसे नाम दिया गया इलाहाबाद संधि। ये संधि करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बुलाया, क्लाइव को। और इस संधि में कहा गया एक द्वैत शासन, मतलब कि द्विप्रणाली, ड्यूल सिस्टम। इस संधि में क्या लाया गया, द्वैत शासन, द्वैत प्रणाली, मतलब द्विप्रणाली, ड्यूल सिस्टम। इसके अंदर इसको दो भागों में बांट दिया गया। ड्यूल सिस्टम को कैसे, दो भागों में, एक तो दीवानी शासन और एक नवाब को। दीवानी शासन तो किसने रख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जिनसे रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू मतलब आय, वो कानून अधिनियम तो हमारे पास रहेंगे। और जहां सुरक्षा, व्यय,
स्वास्थ्य, इनमें जो खर्चा होगा ये होगा, काम होगा नवाब का। इसमें क्या किया गया कि द्वैध शासन आई, जिसमें एक दीवानी अधिकार और एक शासन नहीं दीवानी अधिकार, इन्होंने अपने अपने अधिकार बांट लिए। एक तो दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार तो रख ली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनसे क्या आएगा, पैसा आएगा। और नवाब को दे दिया क्या कि तुमको काम करना है, कि सुरक्षा करनी है, व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य के लिए भी इनकी व्यवस्था करनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, पैसा आएगा इनके पास, रेवेन्यू इनके पास आएगा और खर्च ये करेंगे, तो जब इनके ये सुरक्षा कहां से देंगे, स्वास्थ्य कहां से देंगे, जब इनके पास रेवेन्यू नहीं होगा, जब पैसे नहीं आएगा, ये खाली जेब कहां से व्यवस्था करेंगे। और बताओ कितनी देर थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ड्यूअल सिस्टम का जनक कौन था? भारत में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस। कौन था? लियोनस कार्टियस। और इन द्वैध शासन का अंत किसने किया था? द एंड। इन द्वैध शासन का अंत किसने किया था बताओ? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने। अब मेरे को बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में आई किस लिए थी? व्यापार के लिए। और इसने करना क्या? राजनीति। क्या करना स्टार्ट कर दिया? राजनीति। ये आई किसके लिए थी? व्यापार के लिए, लेकिन इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? राजनीति। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में परमिशन ली थी मात्र 15 साल के लिए कि मैम को व्यापार करना है, तो इसको व्यापार की परमिशन दी गई थी। इसने धीरे धीरे राजनीति करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले दो बात करते हैं कि 23 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, किस किस के बीच? बंगाल वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल इसमें हार जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। उसके बाद में होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। उसमें कौन कौन लड़ते हैं? बंगाल, अवध और मुगल। और एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें भी बंगाल, अवध और मुगल हार जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बक्सर के युद्ध में कौन कर रहा था नेतृत्व? हेक्टर मुनरो। उसके बाद में 1774 के बाद में 1775 में एक संधि, हारने के बाद एक संधि की जाती है 1774-75 में, इसे कहते हैं इलाहाबाद संधि। उस इलाहाबाद संधि में क्या किया गया कि एक द्वैध शासन लाया गया, ड्यूअल सिस्टम, जिसमें एक तो कहा गया दीवानी अधिकार और एक नवाब को दे दिया गया। जो रेवेन्यू, जिससे पैसा आएगा, आय आएगी, वो तो दे दी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख ली, और जहां सुरक्षा व्यवस्था में खर्च होगा ये नवाब को दे दिया। उसके बाद में मुझे बताओ कि भारत में, मैं पूछूं भारत में द्वैध शासन का जनक कौन था? लियोनस कार्टियस। और मैं पूछूं यदि द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे। और ईस्ट इंडिया अपन धीरे धीरे आज यहाँ तक ही, कल अपन स्टार्ट करेंगे डिटेल से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और ऐसे पढ़ते पढ़ते अपन 1950 तक चलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।